नमस्कार मित्रों। वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा उपयोगी विषय वस्तु को अपने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आगामी मार्च में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में इसका व्यक्तिगत लाभ उठाया जा सके। मित्रों, मैंने ये महसूस किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न 15 से 20 प्रश्न जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसमें से 50% प्रश्न जो पुनरावृत्ति प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा में आए हुए होते हैं। तो अगर 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 8 प्रश्न आपके पुनरावृत्ति प्रवृत्ति के हैं, जो कि पुराने आए हुए प्रश्न हैं। यद्यपि उनके लिए फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं। लोग ऐसा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम इस पर चर्चा करेंगे कि पुराने प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं, तब आपको ये महसूस हो जाएगा, जब मैं दिखाऊंगा अपने इस व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कि हाँ देखिए ये प्रश्न इस साल का यहाँ से आया हुआ है, तब आप इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। और बचे हुए 50% प्रश्न जो फैक्चुअल और विश्लेषणात्मक तरीके के होते हैं, वो आपके इस पाठ्यक्रम के दायरे से आते हैं। उसके लिए बेयर एक्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो रेप्लिका है वो एक होनी चाहिए। भारतीय संविधान की रेप्लिका जो है वो एक पेयर एक्ट के नाम से मार्केट में मिलती है, वो आप अपने पास उपलब्ध कर लें, और उसमें से आर्टिकल वाइज व्याख्यात्मक चर्चा हम जब इस पे करेंगे तो आप मिलाते चलें। साथ ही साथ पुराने प्रश्न जो हम समय समय पर चर्चा करेंगे उसको भी देखते रहें। तो निश्चित रूप से, चूंकि समय अत्यंत कम है मित्रों, उस कम समय में अगर हम संक्षेप में किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है संक्षेप में देखने के साथ साथ कि क्या चीज़ नहीं आने वाला है उसको हम बिल्कुल ना पढ़ें। जो नहीं आने वाली चीज़ें हैं, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो आने वाली चीज़ें हमारी छूट जाएंगी। यही जो है सफल और असफल दो जो ग्रुप है उसके बीच बेसिक डिफरेंस है। जो व्यक्ति सफल है वो ये जानता है कि क्या चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, और एक ही चीज़ को कई बार पढ़ना है। ये तो एक ऐसे फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एक चीज़ को आप 100 बार पढ़ेंगे वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। एक बुक को आप 100 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा। एक तथ्य को आप 100 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए हितकर होगा, और अगर 100 तथ्य को बार बार पढ़ेंगे तो वो आप नहीं रख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। जब हम भारतीय संविधान विकास की यात्रा आरंभ करते हैं, उस पर चर्चा आरंभ करते हैं या डिबेट आरंभ करते हैं, तो हमको जाना पड़ेगा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो शासन हो रहा था, तो उसने अपने शासन को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से चार्टर जारी किए। जब हम ये समझ जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, उसने ये इन प्रकार अपने कंपनी के प्रभाव को भारतीय कुछ क्षेत्रों में स्थापित कर लिया, तो उसने फिर समय समय पे चार्टर अपना जारी करना आरंभ किया, जिससे कि उसका काम शुरू हो जाए। सबसे पहले उसने 1601 में चार्टर जारी हुआ, जिसका मूल उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन वो धीरे धीरे राजनीतिक होने लगा। एक आर्डर होता था, एक मोटा मोटा आर्डर होता था, एक आदेश होता था, जो कि उनके कंपनी के सभी लोगों पर लागू होता था, काम करने वाले लोगों को। लेकिन उसका राजनीतिकरण हो गया, पॉलिटाइज हो गया, वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया। उसके बाद फिर 1726 में आया। 1726 में जो गवर्नर होता था, इसमें एक चीज़ है कि मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनकी जो काउंसिल थी, उसको विधि बनाने की शक्ति दे देगी। तुम कुछ बनाओ, भी नियम भी बना लो आपस में विचार करके। और ये एक 1726 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीन हो गए। ये सब उनको कंट्रोल करने के लिए ये बना मोटा मोटा 1773 में। तो इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, 4 सदस्यीय परिषद उसका बना दिया गया, और ये भी व्यवस्था कर दी गई कि परिषद का निर्णय बहुमत से किया जा सके। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। उसके बाद फिर आपका 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये सब कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर कंपनी के अधिकारी के द्वारा जारी किया गया धीरे धीरे करके। फिर 1793 का राजलेख आया, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। अच्छा, इसमें क्या था, कंपनियों के एक अधिकार को समाप्त करने की बात आ गई। ठीक है, अब 1813 के चार्टर एक्ट को आप पढ़िएगा, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद शिक्षा का भी, वहाँ पे शिक्षा के लिए भी सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, जब तक ये चार्टर लेख जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि
भारत सरकार अधिनियम क्या था? अभी चार्टर एक्ट समझ रहे हैं कि कंपनी ने अपने वाणिज्यिक हित के लिए, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए समय-समय पर जो आदेश जारी किए वो चार्टर चार्टर एक्ट कहलाते हैं। फिर अब देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। भारत में एक प्रकार के प्रशासन के केंद्रीकरण की बात 1833 के चार्टर एक्ट से। फिर हम इसके आगे, इसमें और चीज़ें, दास प्रथा को खत्म किया गया, ठीक है। ये क्योंकि चार्टर में एक बातें तो थी नहीं, लेकिन हम अपने, वही मैंने जो अभी बात आपसे चर्चा की कि उसमें से हमको क्या पढ़ना है, हम इसको पूरा रट लें 1833 का चार्टर एक्ट और एक भी सवाल ना कर पाए ठीक से। लेकिन हम ये जाने कि इसमें से आएगा क्या, यही चीज़ अनुभव के आधार पे बताई जा सकती है। जो अनुभवी लोग हैं वो बताए जा सकते हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, जो उस परीक्षा में सफल हुए हैं, उसको ये, वो आपको ये बता सकते हैं। अब इसके तत्पश्चात 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे काम की चीज़ आपकी है कि कार्यपालिका को विधायिका से अलग कर दिया गया। अब 1853 के बाद कंपनी सशक्त होने लगी, तो कंपनी का साम्राज्य भी बढ़ने लगा। तो इसमें ब्रिटिश वहाँ जो हुकूमत बैठी थी, इसके एजेंट के रूप में कंपनी आई थी वहाँ से अप्रूवल लेकर के, तो अब उसने सीधे इस पर इंटरफेयर कर दिया। और 1853 के बाद जो चीज़ जारी हुई वो ब्रिटिश संसद के द्वारा जारी हुई, जो एक्ट जारी हुए, तो उनको भारत सरकार अधिनियम कहा जाने लगा। इसमें 1858 का सबसे पहले भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट में बेसिक डिफरेंस यही है कि मूलभूत अंतर जो है, अब 1858 में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। शासन का उत्तरदायी सीधे सीधे ब्रिटिश संसद ने ले लिया अपने। देखिए, कंपनी ने जो अपना मेहनत किया, जो डेवलप किया, जो भी कुछ किया यहाँ पे, उसको सीधे ओवरटेक कर लिया ब्रिटिश संसद। अब यहाँ से इसको समझने वाली बात है, इसको आप पढ़ेंगे किस तरीके से निदेशक मंडल वहाँ बने, और ये कंपनी की सेना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ यही थी जो आपको बताए। इसके बाद भारत इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 आया, जो भी आप देख रहे थे। इसके 3-4 फायदे हैं 1858 के बाद। 1858 के बाद सीधे आप आ जाइए 1892 पे। इसमें अब 1892 तक आते आते प्रांत में भी जो थे वो विधायिका बन गई, ठीक है। तो इसमें 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। बजट वार्षिक वित्तीय उस पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया। अब ये 1858 से 1892 के बीच किस तरीके से विधान परिषद का इवोल्यूशन हुआ, उद्भव हुआ, इसको जब हम विधायिका पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। यहाँ बताना बहुत लंबा खिंच जाएगा और यहाँ पे इसकी कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं है। यहाँ पे तथ्यात्मक रूप से उस चीज़ को देखना है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उस एक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा रही हैं। अब इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 आ गया, इसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहते हैं। इसमें केंद्रीय विधान परिषद जो था सेंट्रल पर यूनियन लेवल पर बना था, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें आया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान यहाँ से किया गया, और विधान परिषद जो था केंद्र में, उसमें प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का इसमें अधिकार दिया गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। 1919 में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आप सबसे इम्पोर्टेंट थी द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना। केंद्र में 2 सदन हो गया, ठीक है। अब मुसलमानों तथा सिखों को संप्रदाय का आधार प्रतिनिधित्व दिया गया, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ठीक है। और 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन हुआ इसमें। ये मेन चीज़ें थी। इसी बीच एक नेहरू समिति बनी थी, इसमें कौन कौन सदस्य थे ये भी इसको आप रोक कर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारत शासन, इसमें देखिए प्रांतीय अधिकारिता के विषयों को दो द्वैध शासन एक तरीके से 19 ये बहुत बार आया है, 1919 के अधिनियम से लागू हुआ। पीछे में कई बार मिलाने को भी आया है, डायरेक्ट भी पूछा गया। अब इसके बाद 1935 अधिनियम आया। तो 1935 का जो अधिनियम था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। अब ये फैक्ट पूछा गया है, ठीक है। ये तथ्यात्मक जानकारी इसमें पूछी गई है कि भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, बताना होगा।
मूल रूप से यही अधिनियम जो था भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का आधार बना। ठीक है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान था। तो 1935 के अधिनियम को भी आपको देखना पड़ेगा। प्रोविंशियल प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1 अप्रैल 1937 को लागू हुई। और इसके बाद 1937 के चुनाव, 1937 में चुनाव जो हुआ उसमें 11 हमारे प्रांत थे। ठीक है, उसमें कौन कौन मुख्यमंत्री बना ये लिस्ट दिया हुआ है, ये भी मिलाने को आ सकता है। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया। अभी हिस्टोरिकल चीज देखना है, 1942 में क्रिप्स मिशन, उसने भी कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात की थी। और बेबल प्लान आया 1945 में, इसका भी भारतीय संविधान में योग है। कैबिनेट मिशन, इसने भी कुछ पॉलिटिकल प्रस्ताव दिए, उसको भी, वो भी भारतीय संविधान के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद जो अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ 1946 में, ये भी एक तथ्य है कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। पहली बार भारत में राष्ट्रीय सरकार बनी। ये डेटा एग्जाम में आ चुका है। तो अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब किया गया, ये भी आया हुआ सवाल है। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, ये भी आया हुआ प्रश्न है। मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य शामिल हुए थे, ये पूछा गया है। तो इस तरीके से ये तथ्य जो थे, और माउंटबेटन योजना जो आई उसने 15 अगस्त 1948 निर्धारित की, सत्ता हस्तांतरण के थे निर्धारित की। ये फैक्ट जो आपको मैंने डिस्कस किए। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया, ये प्रश्न पूछा गया है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इसको कानूनी रूप पारित किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम, ये दोनों जो है आपने देखा किस तरीके से भारतीय संविधान के विकास यात्रा के प्रारंभिक चरण है, सीढ़ी है। अब चूंकि समय अभाव के कारण मैं उसको विस्तार से चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से ये आपके भारतीय संविधान की विकास यात्रा के प्रारंभिक चरण। अब इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के आए हुए प्रश्नों को भी मैंने इसमें संकलित किया, जो कि आने वाले समय में इसको डिस्कस करूँगा। अभी आज मेरा पहला केवल संक्षेप में इवोल्यूशन में भारतीय संविधान के उद्भव में प्रारंभिक चरण क्या है वो मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। इसको रोक करके वीडियो देखें। इसमें केवल ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है। ये अगर आप जान जाएंगे, पढ़ना आपको स्वयं है। आप उन बिंदुओं को देखें, समझें और स्वयं अध्ययन करें। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए बेयर एक्ट मार्केट से खरीद कर उसके विभिन्न अनुच्छेदों को चिन्हित करके अध्ययन करने का प्रयास है। ठीक है मित्रों, नमस्कार।